दोस्तों आज से मैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट 6 स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें कि हम आज डिस्कस करेंगे एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म यानी कि मेंडलिज्म का विस्तार। और इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मल्टीपल एलील। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कुछ ऐसे कंसेप्ट इंक्लूड किए हुए हैं जिससे कि आपका एलील से जुड़ा हुआ जितना भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और एलील से जुड़े हुए और भी टॉपिक है जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले दिनों में आपको एलील से जुड़े हुए कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर बात आती है कि मेंडलिज्म और एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, इन दोनों में अंतर क्या है। तो यदि हम बात करें मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद की, तो इनके अंतर्गत जो उनके बनाए हुए जो नियम थे, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असार्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, तो ये सभी जो नियम थे ये कहलाते हैं मेंडलवाद यानी कि मेंडलिज्म। वही अगर हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद के जो विस्तार है, तो मेंडल के बाद अनेक वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने कई पौधों पर या फिर एनिमल पे जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे नियम मिले जो कि मेंडल के नियम को फॉलो ही नहीं करते, यानी कि मेंडल के नियम में डेविएशन देखने को मिला, चेंजेस देखने को मिला। तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में यही चीज़ें आती हैं जो कि मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि ऐसे रूल्स या ऐसे नियम जो कि मेंडल के नियम को फॉलो नहीं करते, मेंडल के नियम का पालन नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म। और इसमें आपको पढ़ने क्या क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, को डोमिनेंट, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, एपिस्टैटिस, मल्टीपल एलील, पॉलीगेनिक इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म है क्या। अब बात आती है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आप लिखेंगे कैसे। तो लिखने के लिए आप यहाँ पर मैंने मैटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इन यूकैरियोटिक स्पीसीज मेंडल्स टू लॉ ऑफ हेरिडिटरी, दैट इज़ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यूकैरियोटिक प्रजातियां हैं उसके लिए मेंडल ने दो नियम दिए थे, एक था पृथक्करण का नियम और दूसरा था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये जो रूल्स थे ये साधारण परिस्थितियों में मेंडल के नियम का पालन करते थे, और मेंडल ने ये सभी जो नियम दिए उसके लिए एक आधार बताया, कारक यानी कि फैक्टर। उनका कहना था कि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिनके वजह से हमारे जो गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं, जिसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर यानी कि कारक। लेकिन सन 1909 में यानी कि 1909 में डब्ल्यू जोहानसन ने बताया कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कारक नहीं जीन की वजह से जाते हैं। यानी कि जो मेंडल ने कारक कहा वो आगे चलकर पता चला कि वो क्या है, जीन है। यानी कि जीन की वजह से ही जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। हालांकि बाद में अनेक शोधों से ये पता चला कि कई अपवाद और परिवर्तन के साथ मेंडल का जो सुझाव था उसमें कई सारे चेंजेस हुए जो कि आगे कहलाए एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म यानी कि मेंडलवाद का विस्तार। तो मेंडल के एक्सटेंशन को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी है और इन टर्मिनोलॉजी को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको समझ लेते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बात करते हैं हम एलिलिक जीन और नॉन एलिलिक जीन की। तो एलिलिक जीन को हम सेम जीन भी बोल सकते हैं और नॉन एलिलिक जीन को हम डिफरेंट जीन भी बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं कोई प्लांट है और उसके क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है जिसे हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं। तो इसमें से एक जो क्रोमोसोम है वो मदर से आया है और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो फादर से आया है। तो यहाँ पर ये दोनों जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं यानी कि जो होमोलॉगस है, तो इनका जो साइज़ होगा वो सेम होगा और जो जीन होंगे
वो सेम लोकस पे आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक ही पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो मान लेते हैं फ्लावर कलर यानी कि रेड कलर का है, तो उसके लिए जो जीन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो जब एक क्रोमोसोम पर यहाँ पर मौजूद है तो ये होमोलॉगस है, तो दूसरे क्रोमोसोम पर भी उसी पोजीशन पर आपको ये रेड कलर के लिए जीन दिखाई देगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये जो जीन है वो है कैपिटल आर, यानी कि इसमें दो अलग अलग एलील है, कैपिटल आर और कैपिटल आर, और ये एक डोमिनेंट जीन है जो कि दो एलील से बना है, कैपिटल आर से कैपिटल आर से। तो एक जो कैपिटल आर है वो माँ से मिला हुआ है और दूसरा जो कैपिटल आर है वो पिता से मिला हुआ है। तो किसी भी कैरेक्टर्स के लिए जीन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर रेड कलर के लिए जीन है कैपिटल आर, तो ये जो जीन होता है इसका एक अल्टरनेट फॉर्म होता है जिसे हम बोलते हैं एलील। तो जैसे यहाँ पर जो कलर के लिए जीन है कैपिटल आर, अगर हम इसको अलग कर दें, यानी कि जब गैमिट का फॉर्मेशन करेंगे तो एक आर अलग हो जाएगा, दूसरा कैपिटल आर अलग हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एलील। तो कोई पूछे एलील क्या होता है, तो जो एलील होते हैं वो जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करने के लिए जो एलील है, एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी, यानी कि प्लांट की जो हाइट है वो डिटरमाइन करने के लिए जो जीन है वो कहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लांट हाइट के लिए जो जीन है वो यहाँ पर मौजूद है और कलर के लिए जो जीन है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये दोनों जीन जो है अलग अलग पोजीशन पे है, अलग अलग लोकस पे है, जिसे हम बोलेंगे नॉन एलेलिक जीन। तो नॉन एलील का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो डिफरेंट पोजीशन पर होंगे या फिर कह सकते हैं कि डिफरेंट लोकेशन पर होंगे, और यदि उनके बीच इंटरेक्शन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। तो इस तरह से देखा जाए तो जो जीन है या फिर जो एलील है वो सेम क्रोमोसोम पर हो या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पर हो। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम है जिसमें कि कलर के लिए ही एलील है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जब अलग अलग पोजीशन पे उपस्थित जो जीन है जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। अब यदि देखें तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों जो एलील हैं इनके बीच इंटरेक्शन होता है, इनके बीच अगर कोई चेंजेस होते हैं, जुड़ाव होता है, तो उसे हम बोलेंगे एलेलिक इंटरेक्शन। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम एलेलिक और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। द जीन इंटरेक्ट इन विच टू एलील्स प्रेजेंट ऑन द सेम जीन लोकस ऑफ द टू होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलेलिक जीन इंटरेक्शन। यानी कि जब दो एलील जो कि सेम जीन लोकस पर प्रेजेंट हों और ये दोनों जो जीन लोकस है वो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर हों, तो उसे हम बोलते हैं एलेलिक जीन इंटरेक्शन। इसे हम इंटर एलेलिक जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन की, तो ये इंडिपेंडेंट जीन होते हैं जो कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम पर या फिर होमोलॉगस क्रोमोसोम पर भी पाए जाएंगे, तो उनका जो पोजीशन होगा, उनका जो लोकस होगा वो डिफरेंट पोजीशन पर होगा। तो यदि हम बात करें एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, तो आप इसमें एलेलिक और नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन देखेंगे। तो अगर हम बात करें एलेलिक जीन इंटरेक्शन की, तो इसमें आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लीथल एलील और मल्टीपल एलील देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन की, तो इसमें आपको एपिस्टेटिस, एक्सप्रेसिविटी, पेनिट्रेंस, ये सभी कंडीशन देखने को मिलेंगे। तो एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, पेनिट्रेंस क्या होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आपको इन सभी टॉपिक पर वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस वो ख़त्म होता है।
और बचा हुआ जो टॉपिक है जैसे कि अभी हमें पढ़ना है मल्टीपल एलील्स, जिसे हम अगले पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।